नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। हम कैसे आज आधुनिक युग में जैव विविधता को संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जैव विविधता को संरक्षित रखना एक कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व पे जो संकट आ रहा है उसको टालने की कोशिश है, ये समझिए इसको इस रूप में। अगर हम बात करें आखिर हमें इतना संवेदनशील क्यों होना पड़ रहा है, क्यों हमें जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको इसका आंसर मालूम होगा कि यानी आधुनिक युग में पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप इतना हुआ है कि नहीं। हमने इतना पर्यावरण अपने आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए, कृषि भूमि योग के प्रसार करने के लिए बड़े पैमानों पे पेड़ों की कटाई किए हैं, रोड बनाने के लिए। वैसे ऐसे बहुत सारे कार्यों हैं जिनके कारण जो है पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है। और पर्यावरण को नुकसान होने का मतलब हम इनडायरेक्टली रूप में, हम प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं अभी किया, कहीं ना कहीं जैव विविधता को नुकसान हुआ है। इसके अलावा और भी हम हिसाब से अगर हम 500 साल पहले की बात करें, 500 वर्ष पहले की बात करें, तो उस समय हमें इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसमें हमारा जो पृथ्वी का जो एक कह सकते हैं कि जैविक क्षमता जो था वो हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से अधिक था। तो हमें इस प्रकार का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज क्या है कि हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को बढ़ा चुके हैं, है ना। और उस स्थिति में जो है पृथ्वी का जो एक जैविक क्षमता है वो वही है या कम है, मतलब उसके तुलना में तुलनात्मक रूप से। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का अधिक उपभोग कर रहे हैं, तेज़ी से उपभोग कर रहे हैं। तो उसका इफेक्ट जो है जैव विविधता पे भी पड़ रहा है। जैव विविधता कहने का मतलब जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं, जंगलों को साफ़ करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वो भी अल्टीमेटली विस्थापित होते हैं, उनका भी विलुप्ति हो जाता है, संकटग्रस्त हो जाते हैं। तो हम पिछले वीडियो में जो है आपको ये बात कर चुके थे कि वो उसको किस किस कैटेगरी में जो है IUCN कैटेगराइज किया है। आज हम बात करेंगे इसको कैसे संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा और भी था, इसको हम अगर बात करें कि इसका कारण क्या और रहा है, संरक्षण क्यों करना पड़ रहा है, तो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि ये जो शिकार करने का प्रवृत्ति था मानव का, वो सदियों से रहा है। तो हम आज भी नहीं मानते थे, हम आज भी शिकार करना अपना शौक समझते थे। तो लेकिन आज जो है उस प्रवृत्ति को, उस मनोवृत्ति को हमें बदलना होगा, और हम उस बदलाव की ओर हैं भी, है कि नहीं। तो उन हम कुप्रथाओं, उसे कुप्रथा के रूप में आज कह सकते हैं कि शिकार करना जो है आज हमारी प्रथा नहीं हो सकती है, क्योंकि आज हमें उन जीवों को, उन पेड़ पौधों को बचाने की ज़रूरत है। तो ये भी एक कारण है कि हमें इसको संरक्षण के लिए जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा हम उपाय कर इसको संरक्षित करने के लिए हम सिर्फ वन्य जीवों को ही संरक्षित नहीं करते हैं, साथ साथ जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भी हम संरक्षण करते हैं। साथ ही पेड़ पौधों को संरक्षण करने के दौरान हम जो है जैसे नेशनल पार्क बनाते हैं, जैविक उद्यान बनाते हैं, तो वहाँ उसका तो संरक्षण होता ही है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का। साथ ही आजकल जो है पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे कि इसका जो है मेन उद्देश्य हमारा क्या था, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें जो है ये पर्यटन की सुविधा वहाँ मिल रही है। और उससे जो है हमारा एक कहने का मतलब है जो खर्च है, वहाँ का जो मेंटेनेंस है वो पर्यटन से मिल जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जैव विविधता संरक्षण जो है क्या, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करना, पारिस्थितिक तंत्र को के संरक्षण को बढ़ावा देना, ये इसका तात्पर्य है। यानी जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत हम ये काम करते हैं। अब इसको हम किस प्रकार से संरक्षित करते हैं ये आपको इम्पोर्टेंट समझना है यहाँ पे, ये इसको संरक्षण किस प्रकार से करते हैं। तो इसका संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है।
एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक है इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि संबंधित प्रजाति को उसके मूल प्राकृतिक परिवेश से हटाकर किसी अन्य कृत्रिम परिवेश में संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई प्रजाति संकटग्रस्त है वन में, तो उसको क्या करते हैं कि वहाँ से हम, मान लीजिए वन है यहाँ जो है, मान लिया जाए कि यहाँ पे लाल पांडा जो है यहाँ पे संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गया है, तो इसको यहाँ से हम मूव करके जो है चिड़ियाघर में संरक्षित कर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसकी संख्या में इसकी प्रजनन दर को बढ़ावा दें, है कि नहीं, इसको सुरक्षा प्रदान करें, इसके अस्तित्व को हम बनाए रखें। तो इस प्रकार से जो हम संरक्षण करते हैं इसको कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। वहीं अगर मान लिया जाए कि कोई वन क्षेत्र है और इसमें जो है कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये जो है संकटग्रस्त होते जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत यानी स्वस्थान संरक्षण के अंतर्गत इस क्षेत्र को ही हम जैविक उद्यान, राष्ट्रीय जैविक उद्यान या अभ्यारण्य के रूप में या जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करके इसको यहाँ जो है हम संरक्षित करते हैं और मानवीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करते हैं, यानी उस पर युक्त प्रतिबंध लगाते हैं, है ना। इसको हम कह सकते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है और उसके द्वारा जो है जीवों को और पादपों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसके यानी इन सीटू यानी स्वस्थान संरक्षण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संबंधित प्रजाति को उसके मूल प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, यानी उसी क्षेत्र में जो है हम उसको संरक्षित करते हैं। इसके अंतर्गत अगर और भी हम बात करें एक्स सीटू के बारे में, तो यहाँ क्या हुआ कि कृत्रिम रूप से प्रजाति के पारिस्थितिक नीच को उसके आवासीय परिसर में ही निर्मित करना पड़ता है। देखिए पारिस्थितिक नीच मैंने समझ रहे हूँ कि उसके लिए अनुकूल दशा, है कि नहीं, भौतिक रासायनिक जैविक दशाएं जो होती है वो दशा जो है जीव प्रजातियों के लिए हम उसके आवासीय परिसर में निर्मित करते हैं। यानी कि ये मान लिया जाए कि ये किसी वन में कोई जीव जो है यहाँ संकटग्रस्त है, इसको ला करके हम जो है चिड़ियाघर में यहाँ हम शिफ्ट किए, तो इसके लिए इसके अनुकूल जो है पारिस्थितिक नीच, इकोलॉजिकल नीच हम यहाँ क्या करते हैं स्थापित करते हैं। अब देखिए ये करना जो है कठिन होगा, कठिन कहने का मतलब खर्चीला होगा, और एक गरीब देशों के लिए या विकासशील देशों के लिए काफ़ी, क्योंकि गरीब देश और विकासशील देश जो होते हैं वो ऑलरेडी बुनियादी चीज़ों से जूझते रहते हैं। बुनियादी चीज़ों का मतलब उनके देश में भूखमरी, अशिक्षा वगैरह तमाम जो है समस्याएं हैं, तो इस तरह के खर्च करना वो जो है वहाँ की सरकारों को मतलब मुश्किल होता है। तो ये जो ज़्यादा प्रचलित होता है इस प्रकार का कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन जो है विकसित देशों में ज़्यादा लोकप्रिय होता है। जो विकासशील देश है वहाँ कौन सा होता है, ये कम खर्चीला होता है, जहाँ जो है इसमें क्या करते हैं इन सीटू में कि इसमें जंतु की आवश्यकता अनुसार जिस पारिस्थितिक नीच की आवश्यकता है उसे कृत्रिम रूप से नहीं करना पड़ता है। कहने का जिस क्षेत्र में कोई जीव है संकटग्रस्त, उसको उस क्षेत्र को ही हम जो है सील कर दिए, उसको हम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिए, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप वन जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिए, तो और उसको जो है वहाँ पे हम संरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिए। तो ये जो है कम खर्चीला होता है। ये ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, विकासशील देशों में। भारत में भी जो है आपको वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान ये सब ज़्यादा मिलेंगे, किसके तुलना में, चिड़ियाघर और बॉटेनिकल गार्डन की तुलना में। तो ये चीज़ें आपको समझना है। देखिए कुछ चीज़ें आपको जो है ना, आप जैसे कहने का मतलब है मेरा एक यहाँ पे भी कहना है कि आप चीज़ों को रट के पढ़ना छोड़ दीजिए। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इसी चीज़ पे जोर दिया गया है कि बच्चे जो हैं वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के एग्ज़ाम तो क्रैक कर लेते हैं, बात सही है, लेकिन उनके अंदर एक जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्ट नहीं हो पाता है, और वो बिल्ट नहीं होने के कारण कहने का मतलब है कि वो आगे जीवन में एक बेहतर निर्णय नहीं ले पाते हैं, सफल हो करके भी वो असफल साबित होते हैं। जैसे हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखते होंगे कि इंजीनियर है, यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस सुसाइड कर लेता है। इसका कारण क्या है, वो सिर्फ रट्टा मार मार के वहाँ तक पहुँच गया है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको जो रट्टा मारने की जो प्रवृत्ति है इसको भूलिए, उसको छोड़िए और सीधा जो है कहाँ आइए, आप चीज़ों को
मंथन कीजिए, चीज़ों पे समझ पकड़ बनाइए। आप पढ़िए तो पढ़ने के अलावा जैसे एनसीईआरटी बुक है उसको ज़रूर पढ़िए। आप जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा तब तक आपके अंदर एक कैपेसिटी जो है बिल्ट नहीं हो पाएगा। आप लाख कोई टीचर जितना भी पढ़ा दे, जितना भी मटेरियल उपलब्ध करवा दे, आपके लिए काफ़ी जो है वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपनी समझ को डेवलप करने के लिए किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और चीज़ों को डिटेल वे में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा रटने के बजाय। इससे हमें जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि आप अगर इसको ध्यान से पढ़िएगा, लिख लीजिएगा एक बार, तो आपको उसको रटने की ज़रूरत है और आप काफ़ी माइंड में आपको बहुत लंबे समय तक चीज़ें जो है स्थापित रहेगी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य स्थान संरक्षण जो है, यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत जीन बैंक आते हैं, बीज बैंक आते हैं, चिड़ियाघर आते हैं, वनस्पति उद्यान आते हैं। इसको जो है यहाँ कहने का मतलब हम प्रजातियों का संरक्षण करते हैं इस रूप में यहाँ। अब हम इनको बारी बारी से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे इन सीटू कंजर्वेशन पर, यानी कि स्वस्थान संरक्षण के बारे में। तो हम आगे आज के वीडियो में जो है हम इन्हीं चारों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आप ध्यान से बारी बारी से इन चीज़ को समझिए, देखिए। जीन बैंक क्या होता है? जीन बैंक में क्या होता है कि प्रजातियों के आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। अब आपको लगता होगा कि इससे प्रजातियों का संरक्षण कैसे होगा? प्रजातियों का संरक्षण इस प्रकार से होगा, जैसे आप मान लिया जाए कि चावल की कई सारी प्रजातियां हैं, है कि नहीं, उसके जीन को जो है हम संरक्षित करके आज उसको हाइब्रिड संस्करण जैसे कर रहे हैं, यानी उसका हम म्यूटेशन करवा रहे हैं और वैसे चावल का उत्पादन करवा रहे हैं जो कम पानी में भी जो है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। तो ये कहने का मतलब ये सब जो है ना, आज हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी आगे जा चुका है पहले की तुलना में। तो हम आज प्रजातियों के आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण जो है उसके जीन के माध्यम से भी हम कर लेते हैं, यानी जीन बैंक के द्वारा जो है उसके आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट है बीज बैंक। इसमें क्या होता है? बीज बैंक तो बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। इसमें क्या होता है कि वनस्पतियों के बीजों का संरक्षण किया जाता है उसको। इसके अंतर्गत 18 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान पर बीजों को रखा जाता है। इसमें क्या होता है? बीजों की जो गुणवत्ता होती है, पादपों की पहचान इत्यादि जानकारी को भी अभिलेखित किया जाता है। यानी बीज बैंक के माध्यम से ऐसा नहीं कि सिर्फ बीज को रख दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता को भी परखा जाता है, वहाँ उसकी पहचान की जाती है और उसकी जानकारियों को अभिलेखित की जाती है, यानी लिखित जाती है कि नहीं, कि कौन प्रजाति जो है किस टाइप का है, इसका कैसा उत्पादन होगा। जैसे आप सुनते होंगे अभी, जैसे टमाटर बाज़ार में देखते होंगे बिकते हुए, तो कई प्रकार के टमाटर होते हैं। किसी का ऊपर से जो छिलका होता है काफ़ी मोटा होता है, किसी का पतला होता है कि नहीं। तो ये सब कहने का ना मतलब जो है, हम आज हाइब्रिड बीज की बात करते हैं, है कि नहीं, उसका उत्पादन कई गुना ज़्यादा होता है सामान्य बीज की तुलना में। तो ये सब चीज़ें जो उत्पन्न हो पाई है आज, जो हम पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सब जीन बैंक और बीज बैंक का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। इसमें मुख्य रूप से हम कहें बीज बैंक में, तो बीज बैंक के रूप में जो है फूलों की प्रजातियाँ, कृषि फसलों की प्रजातियाँ और औषधीय पादपों की प्रजातियों की प्रमुखता दी जाती है। इस चीज़ का भी आप काफ़ी बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा कि बीज बैंक में ये 3 चीज़ के बीजों को ही संरक्षित करने का प्रयास मेनली किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में 22 बीज बैंक हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर पर है और 21 जो है राज्यों और यूटी के स्तर पर है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जीन बैंक जो है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे जीन बैंक लिखा गया है, इसको बीज बैंक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बीज बैंक जो है नई दिल्ली में स्थित है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं चिड़ियाघर पे। चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर में क्या करते हैं हम? संकटग्रस्त प्रजातियों को यहाँ संरक्षण प्रदान किया जाता है। चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल गार्डन, इसको यहाँ जो है जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं उसको चिड़ियाघर में संरक्षण करने का कार्य किया जाता है। यहाँ चुनौतियाँ क्या आपको बता चुके हैं कि ये जो है यहाँ लागत अधिक आता है, मानव संसाधन की अधिक आवश्यकता होती है। ये जो है इसलिए विकसित देशों में जो है ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में भी कई महत्वपूर्ण चिड़ियाघर हैं। हम भी जो है जीवों को, प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए कई चिड़ियाघर का स्थापना किए हैं, है ना। हमारे देश में भी कई चिड़ियाघर हैं, लेकिन हाँ, ये कहेंगे कि विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है
है ना। जैसे विकसित देशों में जो है हर ज़िले में आपको जो है एक चिड़ियाघर मिल जाएगा, लेकिन हमारे के यहाँ क्या है कि राज्य में एक आगो या 2 गो मिल जाएगा, बमुश्किल 5-6 मिल सकता है कि नहीं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में नामुमकिन है। तो ये चीज़ को समझिए। इसके बाद इसके बारे में और हम बात करें, जू से संबंधित अगर चिड़ियाघर से संबंधित प्रमुख तथ्य की बात करें तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि जो जू होता है यानी चिड़ियाघर होता है, इसकी देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी, शॉर्ट में इसको CZA कहते हैं, द्वारा की जाती है। यानी जू का जो देखभाल होता है, चिड़ियाघर का जो देखभाल होता है, कौन करता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसमें कार्यरत लोगों को कुशल प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करता है कौन? CZA। CZA जो है जू में कार्यरत जो लोग हैं उसको कुशल प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत के तहत जीव जंतुओं के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए CZA की स्थापना की गई थी। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है कि नहीं। इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय या लिखा हुआ है कभी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये 1972, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसकी जंतुओं की देखभाल करने के लिए जो है CZA की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आप इसको ध्यान रखना है कि ये संकटग्रस्त प्रजातियों का पहचान करता है कौन? CZA, और पहचान करके उसको चिड़ियाघर वगैरह में जो है ला के संरक्षित करता है, और उसकी संख्या में बढ़ाने के लिए जो है प्रजनन में वृद्धि को सुनिश्चित करना इसका मुख्य काम है। यानी कि जो जंतु संकटग्रस्त है उसकी संख्या में वृद्धि करवा करके उसे उसके अस्तित्व को लंबे समय तक बचाया जा सके, या उसे मान लिया जाए को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में आ चुका है तो उसको हमारा प्रयास होगा कि उसको सामान्य संकटग्रस्त में लाएं, है ना, धीरे धीरे उसको जो है संख्या में वृद्धि करते हुए। अब इससे संबंधित जो है एक चीज़ और आपको देखना है कि भारत में जो है इम्पॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क हैं, ये आपको थोड़ा रट के नहीं, लेकिन आपको समझ के जो है याद रखना है, ध्यान रखना है, इसको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है। ये आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ के लिए इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो हम बात करेंगे कुछ ज़्यादा नहीं, 8-10 होंगे, है कि नहीं। 8-10 भारत के जूलॉजिकल पार्क हैं, उसके बारे में आपको जानना है कौन कहाँ है कि नहीं। तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क ये न्यू दिल्ली में है। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है पुणे महाराष्ट्र में है। और नंदनकानन, देखिए नंदनकानन आप नाम सुने होंगे, नंदनकानन एक ट्रेन भी चलती है जो उड़ीसा से नई दिल्ली आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंदनकानन जो है कहाँ है, तो ऑलरेडी याद रहेगा कि कहाँ है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो है भुवनेश्वर में है, यानी कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार से हम बात करें तो पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है ये आपको दार्जिलिंग में पड़ता है। दार्जिलिंग मतलब वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसी प्रकार से अमेठी जूलॉजिकल पार्क जो है वेल्लोर में पड़ता है। अमेठी जूलॉजिकल पार्क वेल्लोर में पड़ता है। वेल्लोर कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है हैदराबाद में है, यानी अभी वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। ध्यान रखिएगा ये जो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। और अगला जो है जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, ये बोकारो में पड़ता है। बोकारो कहाँ है? तो झारखंड में पड़ता है। तो ये दोनों को कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एक नेहरू जूलॉजिकल पार्क, एक जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क जो है ये जूनागढ़ में पड़ता है। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक लास्ट है जो बिहार से रिलेटेड है, संजय गांधी बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन, सिर्फ जूलॉजिकल नहीं है, बॉटेनिकल, यानी कि यहाँ पे वनस्पतियों का संरक्षण भी विशेष तौर पे किया जाता है और प्राणियों का संरक्षण भी विशेष तौर पे किया जाता है। तो ये है संजय गांधी वनस्पति और प्राणी उद्यान, कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। इस पार्क की पहली बार 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में किया गया था, लेकिन 1973 से
जैविक उद्यान के रूप में भी ये जाना जाने लगा, यानी वहाँ जीवों को सुरक्षा भी संरक्षित करने का प्रयास किया जाने लगा। तो इसलिए उस समय से हो गया वनस्पति और जैविक दोनों उद्यान के नाम से जाना जाता है। और 1973 से ही जो है आम जनता को लिए खोल दिया गया, नहीं वहाँ आम जनता जो है जा कर के घूम सकता है, यानी कि पर्यटन के लिए इसको खोल दिया गया। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो पर्यटन के लिए मतलब हम बॉटेनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन का यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा उद्देश्य ही होता है कि इसको हम पर्यटन के लिए यूज करें, बिल्कुल नहीं। हम उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं, इसलिए कि हम वहाँ जीवों का या प्रजातियों का हम संरक्षण भी कर दिए, और जो पर्यटन से जो अर्निंग होता है यानी पैसे जो आते हैं वो कहीं ना कहीं उस संस्था को और मजबूत करते हैं, है कि नहीं। अब इसे मान लो वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनका सैलरी जो है उसी से आ जाता है, नहीं तो उसका जो वहन जो है राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें जो भी हो उसको वहन करना पड़ता। तो एक कहने का मतलब है कि सरकार पे ज़्यादा वार्डन भी नहीं आया और जीवों का संरक्षण भी हो गया। तो ये चीज़ें भी आपको एक बैलेंस बना के यहाँ पे ध्यान रखना है कि नहीं। इसके अलावा हम बात करें वनस्पति उद्यान की यानी बोटैनिकल गार्डन की, तो ये क्या होते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ मेनली जो है पादप प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बोटैनिकल नाम ही वनस्पति उद्यान, तो यहाँ मूल रूप से क्या होता है, पादप प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत यहाँ बीज बैंक भी स्थापित किए जाते हैं। कई जो बोटैनिकल गार्डन होते हैं वहाँ बीज बैंक भी स्थापित किए जाते हैं। अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में करीब 1600 वनस्पति उद्यान है कि नहीं। अब देखिए वनस्पति उद्यान उसको ही मत कह दीजिएगा कि जहाँ पे छत पे आप 10 गमला में पेड़ रोप दिए हैं तो उसको भी कहिएगा मेरा ये वनस्पति उद्यान है, उस तरह के नहीं, है कि नहीं। हम बात करेंगे वनस्पति उद्यान, अगर आप कभी कलकत्ता वगैरह में घूमे होंगे तब तो आपको फिर कहना ही नहीं है, और अगर आप रोज़ जो है अमेरिका इंग्लैंड में घूमते रहते हैं तब तो फिर और नहीं कहना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बोटैनिकल गार्डन का एक दायरा होता है कि नहीं। तो विश्व में कुल कितने हैं, 1600 वनस्पति उद्यान है, जिसमें देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जिसमें 40 लाख पादपों को संग्रह किया गया है। 40 लाख पादपों को संग्रह किया गया है। अब इसी के अंतर्गत हम ये कर रहे हैं कि फिर 80,000 पादप प्रजातियों का संग्रह। देखिए यहाँ पे 40 लाख का है ना, तो इसमें ये समझिए कि एक जैसे आम की एक आम का नाम सुने होंगे आप, आम, तो आम की कई प्रजातियां होती है, आम की कई प्रजातियां होती है, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम कर सकते हैं यहाँ पे 80,000 पादप प्रजातियों का संग्रह किया गया है, लेकिन ये 80,000 तो पादप प्रजाति हो गए, इसके अलावा यहाँ हम कर रहे हैं 40 लाख पादपों का। तो 40 लाख पादप में हम ये कह सकते हैं कि एक प्रजाति का कई उसके समूह हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आम में आप मालदा आम कहते हैं, दशहरी कहते हैं, और भी कई प्रकार के उसके नाम होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक पादप का कई प्रजातियां होती है। तो ये चीज़ आप बस ये समझने के लिए ध्यान रखिएगा, इसका ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपको ये सब फैक्ट पूछा जाता है। आपको सिर्फ एक मोटा मोटी जो है ना आपको एक नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं। नहीं तो आपको कभी पादपों के बारे में बोला जाए कि 80,000 पादप, 40 लाख पादप की संख्या, तो आपको लगे कि इतना भी होता होगा। आप तो गिने चुने 10 को पेड़ देखे होंगे, 20 को पेड़ देखे होंगे, तो आपको तो लगता होगा कि पूरा वर्ल्ड में जो है इतना ही पेड़ पाया जाता है, इससे ज़्यादा पेड़ पाया ही नहीं जाता है, इसी पूरा वैरायटी जो है विश्व का यही है। लेकिन वास्तविकता जो है उससे कुछ और अलग है ना। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम अगर बात करें कि भारत में महत्वपूर्ण बॉटेनिकल गार्डन कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इस पर एक नज़र डालते जाते हैं, आप इसे लिख करके ध्यान रखिएगा और इसको समय समय पे रिवाइज करते रहिएगा, तब आपके माइंड में जो है हमेशा के लिए बना रहेगा। तो पहला इसमें जो है हम बात करें आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बॉटेनिकल गार्डन। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ये कहाँ पड़ता है, तो ये कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से एग्री हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भी जो है कोलकाता में है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। फिर है गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट, ये भी जो है उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय में पड़ता है। ये जो वनस्पति उद्यान है गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट, ये जो है उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय में पड़ता है। ये भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा हम और बात करें तो लॉर्ड्स बॉटेनिकल गार्डन है,
ये जो है दार्जिलिंग में पड़ता है। दार्जिलिंग भी पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। इसके अलावा हम बात करें नरेंद्र नारायण पार्क जो है ये कूच बिहार में पड़ता है। कूच बिहार भी जो है कहाँ है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो ये 5 आपको जो शुरू के बताए गए ये जो है कहाँ पड़ते हैं, आपको पश्चिम बंगाल में ही, है ना। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, एग्री हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट, लॉर्ड्स बॉटेनिकल गार्डन और नरेंद्र नारायण पार्क, ये 5 कहाँ पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा जो छठा है यहाँ पे समझना, इसमें लाल बाग है। लाल बाग कहाँ पड़ता है, ये जो है बेंगलुरु में पड़ता है, यानी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। उसी प्रकार एक करजन पार्क है। करजन पार्क जो है ये कहाँ पड़ता है, मैसूर में पड़ता है। मैसूर भी कर्नाटक राज्य में है। उसी प्रकार एक और है एक्सप्रेस गार्डन, ये जो है पुणे में पड़ता है। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में है। फिर है गवर्नमेंट बॉटेनिकल गार्डन, ये जो है नीलगिरी जनपद में पड़ता है। आपको पता होगा नीलगिरी कहाँ पड़ता है, तो नीलगिरी जो है यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है। ऐसे नीलगिरी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है उसका विस्तार 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉटेनिकल गार्डन है, गवर्नमेंट बॉटेनिकल गार्डन, ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। उसी प्रकार फिर एक है सोमोझी पुंगा। सोमोझी पुंगा ये चेन्नई में पड़ता है। चेन्नई कहने का मतलब तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इसके अलावा एक और 11 में आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। एक भागलपुर में है, भागलपुर यूनिवर्सिटी बॉटेनिकल गार्डन, जो भागलपुर यानी कि बिहार में पड़ता है वो। तो अगर आप बिहार का मेनली तैयारी वगैरह करते हैं अगर, तो आप निश्चित तौर पे इसको नोट कर लीजिएगा। 11 में एक भागलपुर वाला है ना, यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी बॉटेनिकल गार्डन भागलपुर में पड़ता है, यानी बिहार में पड़ता है। तो हम आज के लिए जो है इस वीडियो को इतना तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम जो है इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उस वीडियो में जो है हम राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य में क्या तकनीकी अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय जो कहने का मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अगला वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे और आपकी मेहनत जो है एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।